अपना कैमरा वहाँ पे घुमाइए। मैं कैमरा मैन साहब से कहता हूँ कि अपना कैमरा घुमाइए पीछे। अब वहाँ देखिए इस पहाड़ के पीछे पाकिस्तान का एरिया है। अच्छा। यानी कि आप अगर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर इसकी उस तरफ जाएंगे आपको पाकिस्तान के घर, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ आपको वहाँ से दिखेगी। एलओसी के पास मेरा जो मकान है सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है। पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से तो 12 किलोमीटर का फ़र्क है। मेरे जो मैं रहता हूँ टीटवाल ब्लॉक, वहाँ से टोटल 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है। टोटल 1.5 किलोमीटर का मेरे गांव से, मैं बादरकोट का हूँ। टीटवाल से कोई 20 फुट का फ़र्क है पाकिस्तान। कितना? 20 फुट का। हाँ, इतना एलओसी पे मैं रहता हूँ। आप पाकिस्तान में देखो, वहाँ आटा कितना महंगा है, चावल कितना महंगा है, लोग भूख से मर रहे हैं वहाँ। यहाँ जो है हमारे मोदी जी ने लोगों को 35-35 किलो चावल फ्री किए हुए हैं। अगर वो लोग खा के भी उनका नाम नहीं कर रहे तो मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी गलत बात है। जब से हमने संभाल समझी है तो गोलाबारी देखे, उसके बाद पत्थर। तो जब से 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ये चीज़ें ख़त्म हुई। यहाँ से हम काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने की, जो पहाड़ियों का स्टेटस था 70 साल से जिसके लिए जूझ रहे थे एसटी का, वो दिया उन्होंने। और उसकी बदौलत 102 MBBS डॉक्टर सेलेक्ट हुए यहाँ पूरे पहाड़ी कौम से। 102 MBBS 102 MBBS डॉक्टर, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। कभी सपना था ये कि यहाँ से MBBS डॉक्टर जाएंगे? कभी ये सोच भी नहीं सकते थे हम। 47 से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 102 लड़के जो सेलेक्ट हुए एसटी में हमारे जो पहाड़ी कबीले के थे। ये बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए। देखिए, पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने मिलिटेंटों को बड़ी फोकियत दी थी। यहाँ पे कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और यहाँ की PDP सरकारों ने, ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा इनका हाथ है मिलिटेंटों के साथ और इस पाकिस्तानी दहशतगर्द मुल्क के साथ। बहुत बड़ा इनका हाथ था, बेगुनाह लोग यहाँ पे मारे जाते थे। लेकिन जब मोदी जी की सरकार मुल्क में आई, जब उसने 2014 में मुल्क की क़यादत को संभाला, तो जब ये जो हमारे मिलिटेंट थे ये तो मच्छर ही बन गए ना। फिर तो ये सीज़न वाइज हुए यहाँ पे। मुझे लगता है मच्छरों से भी अगर कोई नीचे ऐसा परिंदा या जानवर आता उससे भी नबतर हुए ये। इनको आज मौका नहीं मिलता है बॉर्डर क्रॉस करने का। बॉर्डर सील कर दिए यहाँ पे। हम इस बॉर्डर पे रहते हैं। हमने हमेशा इस बॉर्डर की अपनी इंडियन आर्मी के साथ, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिल के रहे हैं। अमन और शांति का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बनाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह वसूख से कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अमन है। अच्छा, हम लोग जीरो लाइन पे खड़े हुए हैं यहाँ पे। मतलब पहले क्या बहुत आसान रहता था बॉर्डर पार करना जाना उस शासनकाल में, उन लोगों के शासनकाल में? मतलब बहुत आसानी थी क्या ये सब चीज़ें? देखिए, 70 साल कांग्रेस ने मुल्क में हुकूमत की और 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ानदानी राज चलाया। इन्होंने कभी बॉर्डर की तवज्जो नहीं की। इन्होंने कभी बॉर्डर के लोगों पर एक उस तरह की निगरानी नहीं की। काश इन सरकारों ने उस वक्त अगर इस बॉर्डर की तवज्जो की होती तो शायद हमारे लोग इस तरह बेगुनाह न मरते। जब जम्मू कश्मीर के अंदर या मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इस बॉर्डर को पहले अलग करके सरहदें बना के इसको सील करवाया। पहले सील था ये बॉर्डर? नहीं, पहले कहाँ सील था। पहले तो ये सील नहीं था, पहले ये खुला था। क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के रखा था। वो तो चाहते थे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का माहौल बने, हमारे लोग मारे जाएं, हम इस लोग पे सियासत करें, इन लोगों पे सियासत करें। आज फलाना मर गया उस पर कल बाइट दे देंगे हम, फलाना आदमी मर गया जी यहाँ से 10 वोट आ जाएंगे हमें। ये उस तरह की सियासत करते थे और ये गंदी सियासत आज लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया और उखाड़ के ज़मीन से फेंक दिया ख़ानदानी राज को। और हम आम आदमी, हम यहाँ के मकामी लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और PDP की सरकार ना मंजूर। सबसे बड़ा दर्द उन्हीं लोगों ने दिया है क्या यहाँ के लोगों को, बॉर्डर वाले इलाके के लोगों को? देखो, मैं बॉर्डर के इलाके की बात को नहीं या जम्मू कश्मीर की बात करूँ, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में, मेरा घर है, मेरी स्टेट है यहाँ पे। मैं इस पूरे जम्मू कश्मीर में घुमा हूँ, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, अपना दोस्ताना है।
अपने कांटेक्ट हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लेकिन जहाँ जहाँ भी जाते हैं युवा की नस्ल इनने बर्बाद कर दी। युवा की नस्ल को इन्होंने बंदूक उठा के हाथ में तबाह कर दी और इनकाउंटर करवा के मार दिया। एक तरफ से ये लोग बंदूक देते थे, दूसरी तरफ से इनकाउंटर करवाते थे। इन्होंने मुल्क के अंदर डबल पॉलिसी खेली थी और आज उस डबल पॉलिसी का खमियाजा जो है ये इस धरती पे भुगत रही। अच्छा, पहले तो मान लीजिए जैसे आप लोग तो बिल्कुल जीरो लाइन पे रहते हैं, तो श्रीनगर तो आप लोगों के लिए बहुत दूर रहता होगा, जाना आना तो बहुत कनेक्टिविटी से बिल्कुल हट के रहते होंगे। देखिए ये जो बॉर्डर एरिया है, हमें श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बहुत नज़दीक है। पाकिस्तान जो है ये बहुत नज़दीक है। यहाँ से कि श्रीनगर से? श्रीनगर से पाकिस्तान बहुत, देखो आप जीरो लाइन पे खड़े हैं ना, पार इसके पीछे पाकिस्तान आता है। दिखाइए जरा इसके पीछे। आप देखिए, थोड़ा अपना कैमरा वहाँ पे घुमाइए। मैं कैमरा मैन साहब से कहता हूँ कि अपना कैमरा घुमाइए पीछे। आप वहाँ देखिए, इस पहाड़ के पीछे पाकिस्तान का एरिया है। अच्छा। यानी कि आप अगर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर इसके उस तरफ जाएंगे, आपको पाकिस्तान के घर, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ आपको वहाँ से दिखेगी। जाहिर सी बात है, जब मुल्क में 1947 में बंटवारा हुआ, हमारे लोगों ने हिंदुस्तान के साथ रहना चाहा और हमें खुशी है। मैंने कहा ना आपको पहले ही कि हम इंडियन होने पे एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उस बाग में रहते हैं जिस बाग में हर किस्म का फूल है और उन फूलों के साथ हर किस्म की महक आती है। हमें अगर खाना ना मिले, लेकिन अपने मुल्क की महक जो है हमारे लिए बहुत है, हमारी ज़िंदगी है इसी के लिए। और बहरहाल आपने मुझे दूसरा सवाल पूछा कि कनेक्टिविटीज़ के बारे में। कितना कनेक्ट रहते थे श्रीनगर जम्मू, आपके लिए कितना दूर रहता था, मतलब अगर जाना हुआ या कुछ ऐसा? मेरी एज जो है ये 36 ईयर है। जब से मैंने ये चीज़ देखी है, रोड का सिस्टम, ऊपर हवाई सिस्टम, लेकिन 6 महीने का जो सिस्टम था, हमारे एक यहाँ पे साधना टॉप आती है, यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हेडक्वार्टर से लगभग 70 किलोमीटर्स दूर है हमारा एरिया, तंगधार करनाक एरिया, और यहाँ से श्रीनगर 200 किलोमीटर दूर है। यानी कि 200 किलोमीटर मान लो 2 घंटे का सफ़र है। लेकिन हमें यहाँ से सुबह 7 बजे निकलते थे, 12 और 1 बजे हम श्रीनगर में पहुँचते थे, मानकर 2 बजे भी पहुँच जाते थे हम श्रीनगर में। यानी कि 5-6 घंटे का सफ़र हमें 200 किलोमीटर का बन जाता था। उसका कारण ये था कि जो हमारी रूलिंग सरकारें यहाँ पे रही उस वक्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कोalition सरकार की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी में भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन इन्होंने हमारे लोगों को कोई फोकस नहीं दिया। सबसे हमारा जो एम मकसद था हमारे तंगधार के लोगों का, करनाक के लोगों का, वो था साधना टनल। इस पहाड़ी को एक सुरंग बनाई जाए जिसमें हमारा 5 घंटे का जो सफ़र है इसे कम करके लगभग 1 घंटे आधे घंटे का बनाया जाए। ये वो डिमांड थी। अब मोदी जी जब ये क़यादत में आई तीसरी बार, इन्होंने इसका, नितिन गडकरी जी ने ऐलान कर दिया कि साधना टंडल का जो DPR है तैयार होकर आने वाले दिनों में इसका काम भी लगाया जाएगा। तो आप मुझे पता है हमें क्या चाहिए और कितना फ़ायदा होगा इसके बनने से? मैं ये कहता हूँ वसूख से कि हमारे यहाँ के जो 80,000 की आबादी है, 80,000 आबादी अपने मुल्क पे प्राउड फील कर रही है। और ये जो कनेक्टिविटीज़ की बात है, इस पे 110% हमें बेनिफिट है इसका, क्योंकि एक तो हमारा टाइम बच जाएगा और हमारे लोग जो यहाँ पे बीमार हो जाते हैं कभी कभार, उन्हें यहाँ से श्रीनगर पहुँचाने में 5-6 घंटे लगते, किसी की रास्ते में भी डेथ हो जाती है। कोई उस अस्पताल में पहुँचा भी तो उसका वो इलाज है जो हद से आगे गुजर जाता है। लेकिन जब टनल बन जाएगा, हमारा जो SDH कुपवारा में है वहाँ तक तो बंदा पहुँच सकता है, लेकिन जब टनल हमें मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी ने और हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, उनने भी वादा दिया है, आश्वासन है उनका, पूरा विश्वास है हमें उन पर कि आने वाले दिनों में जो DPR हमारा तैयार हुआ है, आने वाले दिनों में हमारे टनल का काम भी लगेगा। और हमें इस सरकार पे, अपने मुल्क पे, अपने लोगों पे ये फ़ख्र है और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, कि हम शांति से जीते हैं और हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। 5 साल से मोदी जी ने राशन मुफ्त कर दिया,
गोल्डन कार्ड 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया। अच्छा, इनको क्या कहेंगे जो जिनका आज भी अंदर से पाकिस्तान प्रेम जागता है और बोलने लगते हैं बात कर लेनी चाहिए, या इस तरीके की अभी भी जहन में लोगों को उस तरीके के माइंड सेटअप में ढकेलना चाहते हैं? देखिए इनका ये लोग जो है पूरी आवाम को जो है गुमराह करना चाहते हैं। जो हमारा वतन है, ऐसा वतन कहीं नहीं मिलेगा हमारे को। इस वतन के लिए मर मिटना चाहिए बस। ये लोग पहले भी लोगों को गुमराह करते थे और आज भी कर रहे हैं ये इस चीज़ के लिए। या तो इन लोगों को पैसा मिलता है वहाँ से, या तो इनको कोई और फ़ायदा मिलता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुनीर अहमद है। अच्छा, मैं आर्मी से एक्समैन हूँ। आर्मी में रहे? बिल्कुल। उस समय तो माहौल बिल्कुल अभी सुबह गोलाबारी हो रही, शाम को फिर हम तो बिल्कुल माहौल बहुत ख़राब था। हम सुबह निकलते थे, क्या पता शाम को मुड़ेंगे या नहीं मुड़ेंगे, ऐसे आता था दिल में। मगर फिर भी हम सोचते थे कि अपने वतन के लिए हम शहीद होंगे। तो ये आपके दिमाग में ये सोच कर कहाँ से आई थी कि हमें वतन के लिए काम करना है? क्योंकि वतन की बात करने वाले तो लोग थे नहीं, सब तो मतलब सियासत की रोटी सेकते थे, आम लोगों को, गरीब लोगों को बरगला के रखते थे। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वतन वतन है, इस वतन के लिए मार मिटना चाहिए। जो अपनी मिट्टी है ये कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारे देश के लोग हैं हिंदुस्तान के, ये कहीं नहीं मिलेंगे। आप पाकिस्तान में देखो, वहाँ आटा कितना महंगा है, चावल कितना महंगा है, लोग भूख से मर रहे हैं वहाँ। यहाँ जो है हमारे मोदी जी ने लोगों को 35-35 किलो चावल फ्री किए हुए हैं। अगर वो लोग खा के भी उनका नाम नहीं कर रहे तो मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी गलत बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है ये, कि आपने हिंदुस्तान का साथ जो अपना नमक खा के नहीं देगा तो मैं बोलता हूँ उसको तो मार मिटना चाहिए। अच्छा, उस दौर में क्या कंडीशन यहाँ की रहती थी? मतलब आपने तो बहुत बॉर्डर से देखी है नज़दीक। बिल्कुल। जब मैं फ़ौज में भर्ती हुआ तो मेरी जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी, मेरी पहली जो है नौकरी सोपर में आई। तो वहाँ तो दिन रात फैर और पत्थर चलते थे। बिल्कुल। हम जब घर में इधर छुट्टी आते थे ना, क्या पता बोलते थे कि रात को आज शायद बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो इतना माहौल ख़राब था यहाँ, इन हुकूमतों ने किया था। तो जब से बीजेपी की सरकार आई है बिल्कुल शांति है और हम चैन से जी रहे हैं और चैन से हैं हम। ना कोई पत्थरबाजी हुई यहाँ, ना कोई बिल्कुल। जो बाहर के लोग हैं साथ में, वो भी चैन से श्रीनगर में आते हैं, चैन से रहते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। वो लोग भी बोलते हैं हमें मोदी जी जब से मोदी जी आए तब से, क्योंकि मैं ज़्यादा टूरिस्ट के साथ चलता हूँ, टूरिस्टों को लाता हूँ, आना जाना मेरा टूरिस्टों के साथ होता है। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा था। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मेरी उम्र भी इस वक्त 33 साल हो गए, 33 साल का मैं हो गया। तो मैंने मुल्क में देखा है, हमारा जैसा ये प्रधानमंत्री जी आए मोदी जी, तो हमारे को चैन मिला, हमारे को सुकून मिला, हमारे को चैन मिला, हमारे को सुकून मिला। इसलिए मिला कि ये जो पत्थर बंद हो गए, अच्छा माहौल बढ़िया रहा, किसी चीज़ की हमारे को दिक्कत नहीं है। हमारे ये गरीब लोग हैं, इनको 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया गया, फ्री राशन दिया गया, और इसके बाद इन लोगों को 2-2 हज़ार रुपया किसानों को दिया गया। इसलिए पहले यहाँ पे घर परिवार कैसे चलते थे? लोगों का व्यवसाय क्या होता था? मतलब मान लीजिए वैसे तो दहशत का माहौल रहता था, लेकिन जब खुला हुआ नॉर्मल दिनों में क्या काम रहता था लोगों का? बस लोगों का यही मजदूरी का, कोई मजदूरी करता था, कोई अपनी जॉब करता था, कोई क्या करता था। यहाँ पे किस चीज़ की जॉब होती थी? मजदूरी का था, यहाँ पे मजदूरी चलती थी। और तो इधर मजदूरी बिल्कुल कम मिलती है, आज भी कम मिलती है, आज भी वैसे नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे देश को क्या किया, हमारी कश्मीर को। सबसे ज़्यादा हम अपनी कश्मीर को बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर हर जगह पे शांति है। क्योंकि मैं बाहर बम्बई में घूम के आया, बिहार में घूम के आया, अच्छा दिल्ली में घूम के आया, वैसे चंडीगढ़ में तो मेरा अपना ही है, कोठी है मेरी। तो लेकिन हर जगह पे मैं घूम के आया, बाहर हिंदुस्तान में हर जगह पे घूम के आया। वहाँ तो शांति है। जब मतलब आप बाहर निकलते होंगे, लोगों से आप बताते होंगे कि हम कश्मीर बॉर्डर वाले इलाके में रहते हैं, तो क्या लोग आपसे पूछते हैं?
बस यही बोलते हैं, बस सबसे पहले वो यही बोलते हैं कश्मीर में बहुत जुल्म हुए, कश्मीर में बहुत जुल्म होते हैं, बस यही बोलते हैं यार कश्मीर जाने से हमारे को डर लगती है, क्योंकि मैं 15-15 20-20 दिन जाके बाहर रहता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, चंडीगढ़ में जाता हूँ, तो बम्बई में जाता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ। बस जैसे हमारे को कश्मीर का उनको पता चलता है भाई ये कश्मीर का है, वो पूछने लग जाते हैं भाई क्या मोल है, कैसे है, आज कैसा है। मैंने बोला मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कश्मीर को अच्छा बनाया। मैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर रहता हूँ, LOC के पास मेरा जो मकान है सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है। पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ से तो 12 किलोमीटर का फ़र्क है। मेरे जो मैं रहता हूँ टीटवाल ब्लॉक, वहाँ से टोटल 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है। टोटल 1.5 किलोमीटर का मेरे गांव से, मैं बादरकोट का हूँ। टीटवाल से कोई 20 फुट का फ़र्क है पाकिस्तान। कितना? 20 फुट का। हाँ, इतना LOC पे मैं रहता हूँ। और सबसे मैं शुक्रिया ये करता हूँ यहाँ का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया करता हूँ इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी जो है इंडियन हमारी बहुत मदद करती है। इंडियन आर्मी पिछली बार मेरे गांव में ऊपर एक जगह पे आग लगी थी, वहाँ यहाँ पे जो अपना CO साहब इसका 6 मार के CO साहब ने अपने बंदे भेजे, कम से कम 50-60 बंदा भेजा, उस आग पे काबू किया। मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी हमारे साथ बहुत हर जगह पे मदद करती है, इसलिए हमारा अगर उनके पास हमारा खून भी लग जाएगा ना, हम इंडिया के साथ रहेंगे और इंडिया को खून दे देंगे अपना। यार आप तो बहुत कह रहे हो 1.5 किलोमीटर पास रहते हैं, तो कैसा माहौल रहता है उधर? हम भी अभी जाने वाले हैं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कैसा। हमें तो आज तो डर नहीं है जाने में। देखिए कोई भी डर नहीं है, मैं आपको कोई डर नहीं है, आप तो सिविलियन है। मैं बोलता हूँ आर्मी का जो जवान है वो बिना वेपन के जाता है मेरे गाँव में, बिना वेपन के मेरे गांव में जाता है, बिल्कुल खुला घूमता है, कुछ टेंशन नहीं है। जैसे बम्बई में एक CO अपनी स्कूटरी लेके जाता है, ऐसे मेरा गांव है। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। वो पहले क्या कंडीशन रहती थी? आप 1.5 किलोमीटर बिल्कुल नज़दीक से देखे हो, क्या कंडीशन रहती? बस दूसरी सरकारों में मैंने यही देखा, गोलाबारी, अच्छा माहौल को गर्म करना, माहौल को बगड़ाना, हर एक बंदे को एक दूसरे से जुदा करना, बस यही देखा है मैंने। आप तो आमने सामने से चीज़ों को ऐसे मालूम चल जाता होगा, अरे यार एक आधा किलोमीटर अंदर क्या चल रही हैं बातें, क्या हो रहा है, तो आपने तो बहुत नज़दीक से चीज़ों को समझ जाते होंगे वहाँ पे भी। तो क्या समझ में आता था उस समय पे? उस समय बस यही समझ आता था, बस हम अपने दरवाजे से बाहर निकलते थे, बाहर बिल्कुल धुआं नज़र आता था, ऐसे फायरिंग चलता था, बिल्कुल बाहर धुआं नज़र आता था। जैसे हम दुकान में जाते थे किसी दूध के लिए या किसी चीज़ के लिए जाते थे, बाहर ऐसे धुआं नज़र आता था। इसीलिए हम अपने बच्चों को भी अंदर ले आते थे, भाई माहौल ख़राब है, मत जाओ अंदर, ऐसे था। जब से मोदी जी हमारे आए, मोदी जी ने हमारा बिल्कुल कोई फायरिंग नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं आया, किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। बाहर का कोई बंदा आता था ना, बाहर का बंदा कश्मीर में हम तो इस टाइम LOC बॉर्डर पे आना नामुमकिन था, बाहर के बंदे को बहुत नामुमकिन था। मीडिया कैमरा लेके आ सकते थे? कैमरा लेके कुछ भी नहीं, आप एक अपनी T-शर्ट लेके नहीं आ सकते थे। हाँ, आप अपनी T-शर्ट नहीं लेके आ सकते थे, इसलिए आप अभी कैमरा लेके आए अभी। तो जब आती थी पहले, मतलब कभी नहीं, इधर ही की मीडिया चलती थी, बाहर से मीडिया आने का ख्याल ही नहीं था। मैं बोलता हूँ आप T-शर्ट नहीं ला सकते थे, कैमरा ला सकते थे। अभी तो आपने कैमरा लाया, हमारे साथ नौजवानों के साथ बात किया, आप हमारे भाई हो, जो हिंदू हैं हमारा खून है, हम हिंदू मुसलमान के साथ है, मुसलमान हिंदू के साथ है। ये लोग दूसरी हुकूमतें पकड़ाती है, ये हिंदू है, ये वो कर लेगा। मैं हिंदुओं में पला हूँ, मैं हिंदुओं में रहा हूँ, मुझे पता है हर मज़हब का, किसी के मज़हब को कोई तोड़ना नहीं, कुछ नहीं, हर एक बंदा अपने साथ चले। काय दबा रहे हैं चाचा? जी, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अभी भी थोड़ा डर रहता है इस वजह से कि बच्चे ज़्यादा बोल जाते हैं, नौजवान हैं, खून है, बोल गए, इस वजह से कि अभी कुछ दिक्कत ना हो जाए। जाहिर सी बात है कि हम लोग मतलब लास्ट इलाके पे खड़े हुए हैं और आज नौजवानों ने वो समय नहीं देखा है, आप लोगों ने वो समय देखा है, तो अभी भी वो जहन से चीज़ें जिन्होंने मंजर देखा है उनके जहन में हैं वो चीज़ें, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, नौजवानों का जीवन ना बर्बाद हो, इस वजह से ऐसा अभी भी वो मंजर याद आते हैं। देखिए सर, जो कुछ हमने देखा है कि अपने कांधों पर जनाजे घास काटते हुए जब बम गिरते थे यहाँ पर, या कोई लोग मकान के काम लगाते थे या कुछ करते थे, या यहाँ कोई मुर्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो जब वहाँ से फायरिंग आती थी तो गाड़ियों के ऊपर कहाँ बम गिर जाता था, कहाँ क्या था, जितनी वहशियत यहाँ फैलती थी, मौत का मंजर यहाँ फैलता था।
तो वो मंज़र हमने देखे हैं। यहाँ जब कोई मर जाते थे तो मतलब उसको कब्र के अंदर ले जाने के लिए भी आदमी खड़े नहीं हो जाते थे, क्योंकि वो जब गिरते थे तो गांव गली गली बम गिरते थे। तो कहाँ से कितने जनाजे, कहाँ से कितनी मौतें। तो अब उनको इकट्ठा करके जब इंसान को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए कितनी बार दिक्कतें हुई, कितनी बार परेशानियां हुई कि उनको मतलब दो जनाज़ों को रुकना पड़ा कि भाई लोग कौन उठाएगा जनाज़ों को, तड़पती हुई लाशों को। तो यहाँ तक इतनी मुसीबतें थी भैया। हम शुक्रगुजार हैं इस सरकार के, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो वो आने के बाद यहाँ गोलाबारी बंद हुई, यहाँ जाहिलियत जो थी वो ख़त्म हुई। मतलब कब्र उठाने के लिए भी लोग नहीं आते? नहीं, कैसे आ सकते थे सर। जब गोले बरसते थे, कोई मरते थे, तो यहाँ क्या थी कि कोई ऐसी आड़ भी नहीं थी जिसकी आड़ में बम की वो इंसान बच सकता। तो बम से कैसे बचेंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद यहाँ मोर्चे भी बने, यहाँ इंतज़ाम हुए। तो अब हमने देखा कि अब हम क्या मतलब किसी दुनिया में आए। वरना एक तरफ वो हमारी साधना गली है सर, कैमरा लगाएं सर वहाँ पर, वो है, ठीक है सर। जिसकी टंडल का हमें क्या है, इंतज़ार है। तो अब हमारे नौजवान कह रहे थे कि वो हो गया है, हुआ कुछ भी नहीं, हमने कुछ नहीं देखा अभी तक। तो ये सुना है कि यहाँ साधना टंडल बनेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारे नरेंद्र मोदी जी से लेकर के जो भी हिंदुस्तान में बीजेपी के लीडर हैं सबको, कि हम छोटे से एक एरिया में बॉर्डर में हैं और अलग मतलब कश्मीर से हम कटे हुए हैं। यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो बहुत बड़ी मुसीबतें होती हैं। हमें देखने वाला यहाँ कोई नहीं होता है। ये बाहर के सीज़न में आप आए हैं तो ये मतलब देख रहे हैं, ग्रीन वगैरह देख रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें तंगियाँ बहुत होती हैं, बहुत मुसीबतें होती हैं। क्या समस्याएं होती हैं उस समय पे? उस पर हमें अगर कोई बीमार हो जाता है जनाब, हम दूर दराज इलाके पहाड़ियों पर रहते हैं, तो अस्पताल में लाने के लिए हमें कांधे पर क्या बीमारों को लाते लाते कभी फिसलते हैं, कभी क्या बहुत दिक्कतें आती हैं। कोई बीमार रास्ते में भी मर जाते हैं। और हमारी जो अस्पताल है यहाँ पर, ये छोटी सी अस्पताल है, इसके अंदर बड़े इलाज नहीं हो पाते हैं। और हमें उसको डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए या तो जहाज़ मिलेगा तो ठीक है, जहाज़ भी वक्ती तौर पर नहीं आता है। यहाँ पे आता है जब अगर मौसम ठीक होगा तब आएगा। तो वैसे हमें इतनी परेशानी है कि हमारे हेलीपैड है यहाँ पे थोड़ा पीछे है। तो जहाँ हमारी कितने लोग मरे, मतलब उनके जनाजे जो है वो साधना के इस साइड में नहीं ला सके, शर्मा में। तो उस टाइम पर हमें लोगों को इकट्ठा करके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ 6-6 फुट बर्फ़ पड़ती है, तो उसकी जब स्लाइडिंग बनती है तो फिर वो पहाड़ों पर एक सैलाब बन जाता है बर्फ़ों का। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि हम इस वक्त हम बड़े मतलब ये नज़ारों में है, लेकिन उस वक़्त की मुसीबत अभी आने वाली है। 2 महीने के बाद वो आ जाएगी। 6 महीने के लिए हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे सर हमारे ना कोई पावर का निज़ाम होता है इधर, और ना हमारे कोई मोबाइल सही तरह से चलते हैं। बच्चे अगर पढ़ते भी हैं तो इसलिए हमें यहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा तंगी है। ये हमारा प्रॉब्लम वाला। और क्या चीज़ें चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो खासकर टंगडार करना है, इसके ऊपर फोकस करे। हमारे जो हिंदुस्तान की सरकार है, डायरेक्ट फोकस रखे हमारे ऊपर, डायरेक्ट रखे। हाँ, डायरेक्ट रखे, सेंटर हमारे ऊपर रखे। क्योंकि हम रास्ते से आते यहाँ तक जो भी पहुँचता है हम तक नहीं पहुँच सकता है। हम शुक्रगुजार हैं। जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट वो सेंटर वाली वो रखे, लेकिन अब तो स्टेट वाले चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद और भी तमाम सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं। तो इन लोगों की अगर सरकारें बन गई, इनसे उम्मीदें नहीं हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, एक टैंकी है, उसके आगे पाइप लगे हुए हैं। वो टैंकी जो है इस वक्त दिल्ली में बीजेपी है। तो बीजेपी से जो डायरेक्ट लाइन हमें यहाँ मिलनी चाहिए करना टंगडार के लिए, वहाँ से हमें डायरेक्ट जो भी आएगा तो हम डायरेक्ट चाहते हैं। ये जो दूसरे में बीच में है, ये गेट वाल लगेंगे इसके अंदर, ये वहाँ तक टैंकी तक पहुँचते अब किस गेट वाल में हम उलझ जाएंगे, या इससे पहले भी उलझे हुए थे। अब हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट हम नरेंद्र मोदी जी के साथ बिना गेट
टिटवाल के डायरेक्ट लाइन में लाना चाहते हैं। और हमारी गुजारिश है बीजेपी वालों को, तो मोदी जी के साथ ही मिलाना चाहते हैं और किसी के साथ नहीं? जी मेरी राय जो है कि हम तो मोदी जी को लाइक करते हैं, जिन्होंने इतना कुछ हमारे ऊपर एहसान किया है। एक एहसान और कर दें, जो हमारे साधना टंडल और हमें डायरेक्ट टंगडार करना को। अभी क्या क्या एहसान किया है? हमारे ऊपर क्या इतने बड़े एहसान किए हैं, गोलेबारी बंद, हमें एक शहरी या हम सोचते हैं इस वक्त हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। पहले हम बोलते थे कि हम कब हमारी मौत आ जाएगी, हमारा कोई देखने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। इस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर छत दे करके और हमें इस वक्त समाज के अंदर दिल्ली जैसा इंसान बनाए। और हम अभी तालीम शुरू की हमारे नौजवानों ने, और अभी हम इंसानों में बैठने के काबिल बनाए, कहाँ मौतों के सायों से। और हमारे ऊपर जो कम तरी हमारे दिमागों के ऊपर दिमागी फितूर, हाँ वो डाली हुई थी, वो अब ख़त्म हुई। अब हम एहसास करते हैं कि हमें दिल्ली के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। और बॉर्डर वाले लोगों से बात करने के लिए कभी मीडिया कैमरे आते थे? सर मीडिया तो मीडिया रही, हमें अपनी मुसीबतों से इस वक्त पता ही नहीं होता था। मीडिया क्या है, वो क्या वो क्या वो क्या, हमें पता ही नहीं होता था। जानते थे मीडिया आइडिया नहीं, हमारे ऊपर वो एहसास कमतरी डाली हुई थी। इस सरकार ने अपने वोट बनाकर हमें भेड़ू और बकरियां बनाए थे। तो हमें आज़ादी दिलाई एक तरह से हमारे दिमागों के अंदर, किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और हमारी दवा है कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी हमेशा ऊंची ही रहे। और चाचा है कह रहे हैं कि हमें वो पाइपलाइन वाला सिस्टम नहीं चाहिए कि दो नली डाल दो, एक इधर से जाए एक उधर से जाए। तो हमें नली वाला नहीं, हमें डायरेक्ट दिल्ली वाला कनेक्शन चाहिए। तो ये हम पीओके के बॉर्डर पे खड़े होकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे। आज इतना खुल करके बोल रहे हैं, यकीन मानिए कि ये चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी और ना इतना मतलब कि खुल के कोई बोल सकता था कैमरे के सामने। आप बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम इशफाक मीर है, मैं यहीं का लोकल हूँ। कभी कैमरे पे खुल के इतना बोलते थे? नहीं, कब बोला, यहाँ तो बोलने का मौका किसने दिया। पहले जो यहाँ पे था, मेरी एज भी हो गई लगभग 32 साल। जब से हमने संभाल समझी है तो गोलाबारी देखे, उसके बाद पत्थर। तो जब से 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ये चीज़ें ख़त्म हुई। यहाँ से हम काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने की, जो पहाड़ियों का स्टेटस था 70 साल से जिसके लिए जूझ रहे थे एसटी का, वो दिया उन्होंने। और उसकी बदौलत 102 MBBS डॉक्टर सेलेक्ट हुए यहाँ पूरे पहाड़ी कौम से। 102 MBBS 102 MBBS डॉक्टर, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। कभी सपना था ये कि यहाँ से MBBS डॉक्टर जाएंगे? कभी ये सोच भी नहीं सकते थे हम। 47 से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 102 लड़के जो सेलेक्ट हुए एसटी में, हमारे जो पहाड़ी कबीले के थे। ये बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए। दूसरा, बाकी जो छोटी छोटी स्कीमें हैं, आज 5 किलो राशन फ्री दे रही है सरकार, उसको बढ़ा के 10 kg कर रही है। इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा कि 102 MBBS डॉक्टर, लेकिन मसले जो उठाए जाते हैं वो तो कहा जाता है डेवलपमेंट, रोज़गार नहीं है। और रोज़गार की सबसे बड़ी बात की जाती है। देखो, रोज़गार जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने चोरी की लगाए अपने, जो जिनको लगाना, पढ़े लिखे नौजवान इधर ही बेकार बैठे रहे। उन्होंने जिसको लगाना था वो लगाए। जो गरीब का बच्चा पढ़ के बैठा था, आज डिग्रियां लेके बैठे हैं। उन्होंने किया उस वक्त घोटाला, तो आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। बहरहाल जब से ये सरकार आई है उसने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। रोज़गार का भी अब हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी दूर हो जाएगा। जो स्कीमें चल रही हैं, जो आप नौजवान अब क्या चाहते हैं? मतलब क्या वो पुराना जो दौर रहा वो कभी सपने में चाहते हैं, या अब क्या चाहती है पीढ़ी यहाँ की, क्या चाह रही है? मतलब बिल्कुल लास्ट इलाके में बैठ के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पे मैंने बोला पहले, यहाँ जब से हमने संभाल समझी तो गोलाबारी देखे, कितने डेड बॉडियाँ उठाई, आर्मी फौज, मतलब सेवल। सुबह जब हम 10 बजे स्कूल जाते थे तो 1 बजे गोले शुरू हो जाते थे। 1 बजे के बाद हम स्कूल नहीं जाते थे कभी दिन भर रात भर बंद ही रहता था यहाँ पे। 2014 के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। काफ़ी हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं। और क्या चाहते हैं, मतलब अब क्या बदलाव होना चाहिए? एक तो बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए। जो इन भाई ने बोला था कि डायरेक्ट हमें मिलना चाहिए,
दिल्ली वालों से डायरेक्ट हम वही चाहते हैं। यहाँ से भी बीजेपी की सीट निकाले तो हम चाहते हैं वही डायरेक्ट इधर तभी पहुँच सकता है। अगर बीच में दूसरी कोई सरकार आ गई तो फिर तो मुश्किल है। फिर हम जैसे आप लोगों ने कहा कि दिल्ली वालों से मिलना चाहिए, जो लोग कहते हैं बात करनी चाहिए उनसे, किन से बात करनी चाहिए? हमें किसी से बात नहीं करनी है, वो बात करने के काबिल ही नहीं है, तो जी बात किससे करें? बात ऐसी है सर कहते हैं कि- बात कर लेनी चाहिए, एक बार बात से मसला निकले। देखिए सर, हम पॉलिटिकल नहीं है, बात करें ना करें, जो अमन कायम किया है इस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने, तो ऐसे ही रहना चाहिए। इस वक्त जो गरीब का बच्चा है वो अपने मेरिट पर जा रहा है, अपने अच्छी तरह से जा रहा है बिना रिश्वत के। जो कोई टीचर है या कोई भी है वो अपने हिसाब से ड्यूटी दे रहा है। जो रिश्वतखोरी का मामला है ये सब ख़त्म है। अब इस वक्त हक वाले को हक मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी मतलब कुर्बानी है। तो पहले जो था अमीर का बच्चा अपने उसका बच्चा फ़कीर का बच्चा वहीं रह जाता था। इस वक्त इंसाफ हो रहा है, हर एक इंसान अपने मैवर पर ड्यूटियां दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। पहले हर हक से एक चपरासी भी हमारे ऊपर भारी पड़ जाता था, ऐसे ऐसे करके। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब के लिए, चाहे वो बेवा है, कोई है, कुछ भी है, अगर उसके लिए कुछ पैसे आते हैं, कुछ भी आता है तो डायरेक्ट उनके अकाउंटों में आते हैं। हम तारीफ इसकी कर रहे हैं जैसे कि हम इस वक्त तो अमेरिका की तहजीब थी उस तरह से, जैसे कि बड़े बड़े बाहर के मुल्कों की तहजीब थी, हमें वहाँ तक पहुँचा दिया है। इस वक्त बॉर्डर के लोगों को भी वहाँ तक पहुँचा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिल्ली कितनी बड़ी हुई होगी इस वक्त। बॉर्डर के लोग अमेरिका के बराबर पहुंचा, जैसे मतलब अमेरिका के लोगों को मतलब सब कुछ था, वैसा ही हमें यहाँ जब दिल्ली में लागू हुआ है, हिंदुस्तान को इतना आगे फास्ट में ले गए हैं कि बॉर्डर के लोगों को भी वे सेम दिल्ली की तरह हक मिल रहा है। तो ये हम लोग नौजवान थे और चाचा थे उस दौर को जिन लोगों ने देखा है, तो उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पीओके पाकिस्तान वाले बॉर्डर वाले इलाकों पर माहौल क्या है, इन लोगों का सोचना क्या है भारत के लिए, देश के लिए और चुनाव के लिए, और इनके मसले क्या हैं, तमाम सारी चीज़ें हर एक बिंदुओं पर बातचीत कर रहे थे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी लोगों से ऐसे ही बातचीत करेंगे, कश्मीर की अलग अलग तस्वीरें दिखाते रहेंगे।